चलो बेटा, आज का टॉपिक हमारे पास है, पिछली क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कलर फॉर्मेशन। तो कलर फॉर्मेशन के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं बेटा। देखो बेटा, ये जो आपके पास मैंने सब्सटेंस अभी लिखा है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आइन लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आइन। और कॉम्प्लेक्स आइन इसको इसलिए कहा जाता है बेटा, वजह बताइएगा क्यों है ये कॉम्प्लेक्स आइन? क्योंकि इस आइन के अंदर कौन सा बॉन्ड मौजूद है बेटा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब आप कई मर्तबा पढ़ चुके हो बेटा, जानते हो। वन साइडेड शेयरिंग को कहा जाता है, यानी एक एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को सामने वाले के साथ शेयर करवा देता है, इसको वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है बेटा? तो आपको याद होगा, इस थ्योरी के अंदर आपने दो बातें इस तरह से पढ़ी थी कि आपके पास लिगेंड जो होता है वो वन साइडेड शेयरिंग के जरिए मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। एल का मतलब यहां पर लिगेंड है और एम का मतलब क्या है बेटा? आपका ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, दिस इज योर लिगेंड और ये है आपका ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल लिगेंड के पास मौजूद होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक से ज्यादा पेयर्स भी हो सकते हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वन साइडेडली शेयर करवा देता है मेटल के साथ। तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और फिर इसी सब्सटेंस को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो ये आपके पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो वो कॉम्प्लेक्स आइन कहलाएगा। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स आइंस होते हैं बेटा, ये कलरफुल होते हैं। सारे नहीं होते, कुछ जगहों पर आप देखोगे कि ये कलरलेस कंपाउंड की फॉर्मेशन भी करेगा। तो ये जितने भी आइंस होते हैं ये कलरफुल होते हैं। अच्छा, कलरफुल होने की क्या वजह होती है बेटा? कि जब ये लिगेंड इस मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। जबकि ये आपके पास कौन सा मेटल है बेटा? ट्रांजिशन मेटल है। तो इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो आप सब जानते हैं बेटा, इसका वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा होता है? हाँ भाई, ट्रांजिशन मेटल का वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा होता है बेटा? डी ऑर्बिटल होता है ना। डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, और सेकेंड ईयर के अंदर हमने 3D सीरीज को पढ़ना होता है, मतलब सबके आखिर में कौन सा ऑर्बिटल आता है बेटा? डी ऑर्बिटल आता है। तो जब लिगेंड ट्रांजिशन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जब उसको डोनेट करता है तो मेटल के पास एक्सेप्ट करने की जगह भी तो होनी चाहिए ना। तो वो एक्सेप्ट करने की जगह इनके पास कौन सी होती है बेटा? डी ऑर्बिटल होती है। तो जब लिगेंड ट्रांजिशन मेटल के साथ इंटरेक्शन कर लेता है और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है मेटल को, तो मेटल उन इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल के अंदर अकोमोडेट करवा देते हैं। अब ये होता है बेटा कि इसका जो डी ऑर्बिटल है वो आप सब जानते हैं बेटा कि डी ऑर्बिटल में कितने फोल्ड्स मौजूद होते हैं, या कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं बेटा। ठीक है, जैसे पी के अंदर 3 होते हैं तो डी के अंदर कितने होते हैं बेटा? 5 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, इस तरह। अच्छा, इन तमाम ऑर्बिटल्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए बेटा। फर्स्ट ऑर्बिटल क्या कहलाता है? डी एक्स वाई। दूसरा ऑर्बिटल क्या कहलाता है बेटा? डी वाई जेड। तीसरा ऑर्बिटल क्या कहलाता है? डी एक्स जेड। और चौथा ऑर्बिटल क्या कहलाता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और लास्ट ऑर्बिटल क्या कहलाता है? डी जेड स्क्वायर। जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं बेटा, वैसे ही डी ऑर्बिटल्स को 5 सरफेसेस के ऊपर तोड़ दिया जाता है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ये किस तरह ओरिएंट होते हैं ये आपने नहीं बताना होता। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये सब प्लेन्स हैं जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़े ही नहीं होते। डी जेड स्क्वायर का प्लेन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्लेन पढ़ा नहीं होता, तो ये आपको जस्ट याद होनी चाहिए।
तो ये सारे डी ऑर्बिटल के प्लेन्स हैं, ठीक है। और ये किसके पास मौजूद है बेटा, ये सारे ऑर्बिटल्स ट्रांजिशन मेटल्स के पास मौजूद हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट करता है। और इसको डोनेट कौन कर रहा होता है बेटा, लिगेंड डोनेट कर रहा होता है। तो लिगेंड जब कभी भी अपना ट्रांजिशन, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इस मेटल के साथ वन साइडेडली शेयर करवाएगा, तो बेटा एरो का मतलब है कि कौन सा बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ, कोऑर्डिनेट ग्रुप। इस इंटरेक्शन को हमेशा याद रखो कि आपका लिगेंड ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसा करने के बाद एक थ्योरी होती है, शायद आपने सेकेंड ईयर में थ्योरी इस नाम सुना हो इसको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको CFT कहा जाता है। उसको डिस्कस नहीं करना होता सेकेंड ईयर में, सिर्फ इतना याद रखना होता है कि जब लिगेंड ट्रांजिशन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, तो ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल्स एनर्जी के रिस्पेक्ट से दो जोन्स में डिवाइड हो जाते हैं, दो रीजन्स में तकसीम हो जाते हैं, ठीक है। एक रीजन की एनर्जी कम होती है और एक रीजन की एनर्जी ज्यादा होती है बेटा, ठीक है। तो जब हम इसको यहां से ब्रेक करेंगे एनर्जी के रिस्पेक्ट से, तो ये दो हिस्सों में टूट जाते हैं बेटा, ठीक है। एक आपके पास एनर्जी ऑफ रीजन ऑफ लो एनर्जी और एक आपके पास रीजन ऑफ हाई एनर्जी होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर लो एनर्जी रीजन में 3 ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, इस एनर्जी प्रोफाइल को लाजमी याद रखोगे, ठीक है। और इस जगह पर जो हायर एनर्जी रीजन है, इसमें 2 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं बेटा। इसकी एनर्जी, डी की एनर्जी जो कुछ भी है बेटा, अगर इसको मिसाल के तौर पर वाई एक्सिस पर मैं एनर्जी को प्लेस कर लेता हूं, तो इसकी एनर्जी, जो पेरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, इसकी एनर्जी से नीचे वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है बेटा, और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है। तो ये बताइए जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं, इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको T2G से डिनोट किया जाता है बेटा। दीज ऑर्बिटल्स आर डिनोटेड बाय T2G। जिनकी एनर्जी लोअर होती है उसको किससे डिनोट किया जाता है बेटा, T2G से। और जिनकी एनर्जी हायर होती है, एनर्जी प्रोफाइल पर ऊपर बने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है बेटा, EG कहा जाता है, ठीक है। ये आपके पास है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, मेंशन कर देते हैं यहां पर बेटा, T2G और EG। ये अपने पास नोट डाउन कर लें। ये है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स और EG का मतलब है हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। अच्छा, ये स्प्लिटिंग कब होती है बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। ये स्प्लिटिंग कब होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक स्प्लिटिंग कब होती है, जब लिगेंड्स का ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो जो डी ब्लॉक के अंदर डी सीरीज के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, वो सब एनर्जी के रिस्पेक्ट से 2 रीजन्स में तकसीम हो जाते हैं। एक की एनर्जी कम, एक की ज्यादा। जिसकी एनर्जी कम उसको T2G और जिसकी ज्यादा उसको EG कहा जाता है बेटा। अच्छा, इन दोनों की एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस होता है बेटा, T2G और EG के दरमियान एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को डेल्टा नॉट से शो किया जाता है बेटा। इस डिफरेंस को डेल्टा नॉट से शो किया जाता है, और डेल्टा नॉट को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। या फिर इसको स्प्लिटिंग फैक्टर भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो शुरू से देख लो बेटा, लिगेंड्स का मेटल्स के साथ बॉन्ड बनेगा, मेटल्स के पास आखिरी ऑर्बिटल डी होता है, तो बॉन्ड बनते ही इसके डी ऑर्बिटल्स 2 रीजन्स में तकसीम हो जाते हैं, एक T2G और एक EG। इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, डेल्टा नॉट से डिनोट किया जाता है। डेल्टा नॉट को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, या फिर इसको स्प्लिटिंग फैक्टर भी कहा जा सकता है। यानी कि इसको अगर फॉर्मुलेट करना चाहे बेटा, तो फॉर्मुलेट कैसे किया जा सकता है, T2G माइनस, या आप इसको हायर माइनस लोअर कर लो बेटा। तो हायर की एनर्जी EG है और लोअर की एनर्जी क्या है बेटा, T2G है। तो हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, जो भी इनका डिफरेंस निकल कर आएगा उसको डेल्टा नॉट के साथ कंसिडर कर लिया जाएगा बेटा। नोट कर लो इन तमाम सिंबल्स का मतलब।
ठीक है भाई। अब होता क्या है बेटा, देखो मिसाल के तौर पर, अब इस कॉन्सेप्ट को आखिरी कंक्लूड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा, इन डी ऑर्बिटल्स के अंदर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी तादाद हो सकती है, हमने यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स रखे। अब जब हम इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को स्प्लिट होने के बाद फिल करेंगे बेटा, तो गॉस प्रिंसिपल के मुताबिक पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है, उसके बाद हायर को फिल करते हैं बेटा। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स पहले कहां पे फिल कर दिए जाएंगे? वुंड्स रूल के मुताबिक और गॉस रूल के मुताबिक आप इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को T2G में फिल करोगे, क्योंकि T2G ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है बेटा? तो पहले लोअर वाले को मुकम्मल फिल करोगे, उसके बाद हायर को फिल किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी अरेंजमेंट हो गई। ये अरेंजमेंट होने के बाद जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर, जाहिर है ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, जिसमें लिगेंड और ट्रांजिशन मेटल का आपस में बॉन्ड बना हुआ है बेटा, ये पूरा ट्रांजिशन मेटल है, पूरा ट्रांजिशन कंपाउंड है। अगर मान लो इस कंपाउंड के ऊपर अब व्हाइट लाइट आकर पड़ती है बेटा, तो व्हाइट लाइट में आपको पता है कितने कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं? 7 कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं बेटा, विबग्योर। ठीक है, और हर लाइट का अपनी अपनी, हर लाइट की वेवलेंथ होती है, हर लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हर फ्रीक्वेंसी हर वेवलेंथ के कोरिस्पोंडेंट उसकी अपनी एनर्जी होती है बेटा। तो ये पूरी व्हाइट कलर की लाइट इसके ऊपर पड़ी। अब ये ऑर्बिटल, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स में तकसीम हो चुके हैं बेटा। ये ऑर्बिटल अब इस हालत में नहीं है, बल्कि इन दोनों हालतों में तकसीम हो चुके हैं। एक एनर्जी कम है, एक एनर्जी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा कि इनमें से सर्टेन कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सर्टेन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारे वेवलेंथ्स को नहीं, सर्टेन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसने सपोज करो कि येलो कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एनर्जी में इजाफा होगा बेटा, और जब एनर्जी में इजाफा होगा तो वो लोअर एनर्जी से कहां चला जाएगा बेटा? हायर एनर्जी पर जंप कर जाएगा। ठीक है, सपोज करो बेटा इसी तरह इस वाले इलेक्ट्रॉन ने ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये कलर, ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ ट्रांसमिट कर जाएगा बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके चला गया। इसी तरह से सपोज कर लो कि ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, इसने भी कुछ ना कुछ एनर्जी इसके अंदर से एब्जॉर्ब की। सपोज करो इसने ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये करने के बाद ट्रांजिट करके ऊपर जाएगा बेटा। सपोज करो वो यहां पर पहुंच गया इस तरह। ये वाली ट्रांजिशन भी तो पॉसिबल है ना बेटा, क्योंकि ऊपर तो हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, जो डी ऑर्बिटल से निकलकर इलेक्ट्रॉन का डी ऑर्बिटल में तबादला होता है, इस ट्रांजिशन को ये कहा जाता है बेटा। इस तरह मार्क करके लिख लो अपने पास, ये रीजन भी आपसे पेपर में पूछते हैं। दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डी से निकले और कहां चले गए बेटा? डी में चले गए। डी के लोअर ऑर्बिटल से निकले और डी के हायर ऑर्बिटल में जंप लगाकर चले गए। ठीक है, इसके आगे लिख लो बेटा, दिस ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल, एग्जैक्टली ये रीजन है, दिस ट्रांजिशन इज responsible for the formation of colors by complex compounds। ठीक है भाई, आपके कंपाउंड पर व्हाइट कलर की लाइट पड़ी, उसमें से कुछ कलर्स को, कुछ एनर्जीज को इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद लो एनर्जी से कहां चले गए बेटा? हायर एनर्जी पर चले गए। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स आपको लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में कोई भी नजर नहीं आ रहे बेटा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लो से कहां जा चुके? हायर एनर्जी ऑर्बिटल पर। तो आपकी जो इंसिडेंट लाइट थी बेटा, इंसिडेंट का मतलब आप जानते हो बेटा, कंपाउंड पर पड़ने वाली जो लाइट थी, उसके अंदर अब कितने कंपोनेंट्स बाकी रह गए बेटा कलर्स के? वॉयलेट, इंडिगो और रेड। ये सारे कलर्स क्या होंगे? अब कोई नीचे वाले ऑर्बिटल में एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद तो नहीं है, तो ये सारे के सारे कलर्स क्या हो जाएंगे बेटा? ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो यहां से रोशनी इंसिडेंट हुई, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब की, और एब्जॉर्ब करने के बाद लोअर से हायर चले गए, और कुछ एनर्जी यहां से क्या हो जाएगी बेटा? ट्रांसमिट आउट हो जाएगी। तो ये आपके पास इंसिडेंट रोशनी थी, ठीक है, और यहां से कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? ट्रांसमिट आउट हो जाएगी। ठीक है, और ट्रांसमिट आउट होने वाली कौन कौन सी रोशनी है बेटा? वॉयलेट है, इंडिगो है और रेड है। तो ऑब्जर्वर को कोई ऐसा कलर नजर आएगा जो इन तीनों कलर्स का मर्जर होगा, यानी 2 कलर्स को मिलाने से आपको पता है कोई नया कलर बन जाता है बेटा।
तो ये 3 कलर्स आपके पास बच गए थे, क्योंकि अब नीचे कोई ऑर्बिटल, कोई इलेक्ट्रॉन्स तो थे नहीं एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जितनी एनर्जी, जितने कलर्स बच गए वो सारे ट्रांसमिट हो गए। तो यहां पर जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको इस कंपाउंड का ये कलर नजर आ रहा होगा, यानी कि वॉलेट इंडिगो रेड का मर्जर कंपोजिट कलर नजर आ रहा होगा कि इस कंपाउंड का आपके पास कौन सा कलर है। तो बेटा ये बताओ कलर फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार फिनोमेना कौन है? तो जिम्मेदार फिनोमेना ये है बेटा, इसको क्या कहा जाता है बेटा? डी ट्रांजिशन कहा जाता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स कलर्स एब्जॉर्ब ना करें, सपोज करना जरा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कलर एब्जॉर्ब ना करें, कोई भी कंपोनेंट एब्जॉर्ब ना करें, व्हाइट लाइट जैसे पड़े वैसे ही ट्रांसमिट हो जाए, तो क्या आपको कंपाउंड का कोई कलर नजर आएगा बेटा? कंपाउंड आपको व्हाइट कलर का नजर आएगा। व्हाइट कोई कलर नहीं है बेटा, व्हाइट कलर पड़े और व्हाइट कलर ट्रांसमिट भी हो जाए तो कंपाउंड का कोई भी कलर आपको नजर नहीं आएगा। तो कलर नजर आने का जिम्मेदार फिनोमेना कौन सा हुआ बेटा? डी ट्रांजिशन। कि डी ट्रांजिशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ को वापस जाने देंगे। वो जो वापस जाने देंगे ऑब्जर्वर को वही कलर नजर आएगा बेटा। तो कलर नजर आने का जिम्मेदार फिनोमेना हमेशा कौन होगा बेटा? डी ट्रांजिशन होगा। क्या ये वाली बात क्लियर है बेटा? इसको सम अप कर लेते हैं जरा बेटा। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? ऐसा कंपाउंड जिसमें लिगेंड और ट्रांजिशन मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए। लिगेंड का काम इलेक्ट्रॉन पेयर देना होता है और मेटल का काम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना होता है, और इन दोनों के बीच में वन साइडेड शेयरिंग हो जाती है बेटा। तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद जब लिगेंड और मेटल का बॉन्ड बन जाता है तो जो मेटल है उसके डी ऑर्बिटल्स दो रीजन्स में स्प्लिट हो जाते हैं बेटा। एक की एनर्जी कम होती है जिसको T2G कहा जाता है, एक की एनर्जी ज्यादा होती है जिसको EG कहा जाता है। अब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको डेल्टा नॉट से शो किया जाता है, उसको स्प्लिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहा जाता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग फैक्टर भी कहा जाता है इसको। उसके बाद ये सारा कुछ हो जाने के बाद जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर कोई रोशनी डालते हो तो उसमें से कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स जज्ब करने के बाद लोअर एनर्जी से कहां चले जाते हैं बेटा? और इसी ट्रांजिशन को क्या कहा जाता है? डी ट्रांजिशन। अब जितनी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली वो तो एब्जॉर्ब हो गई बेटा इलेक्ट्रॉन के जरिए, और इलेक्ट्रॉन ने उसको इस्तेमाल करके नीचे से ऊपर ट्रांजिशन कर लिया, और जितनी एनर्जी रह गई वो सारी क्या हो जाती है बेटा? ट्रांसमिट हो जाती है। वही ट्रांसमिटेड लाइट जो ऑब्जर्वर होता है वो इस कंपाउंड के हवाले से देख पाता है। क्या क्लियर है बेटा ये सारी बातें? अच्छा, अब एक बात देखिए इसके अंदर, मिसाल के तौर पर आपके पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आयंस और एटम्स हैविंग D10 शो नो कलर। आयंस और एटम्स हैविंग D10 शो नो कलर। जिन आयंस के पास ये वाली कंफिगरेशन होगी तो कोई भी कलर शो नहीं करेंगे बेटा। ठीक हो गया? आओ इधर देख लो, यहां पे समझ लो बेटा। जिन ट्रांजिशन मेटल्स के लास्ट ऑर्बिटल में कंफिगरेशन D10 आ जाए, अभी हम देखेंगे किसमें आती है, जिसमें D10 आ जाए उसका कोई भी कलर अपेयर नहीं होगा। D10 का क्या मतलब है आप अच्छी तरह जानते हो बेटा। D10 का मतलब यही है ना बेटा कि उसके तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, यही मतलब है बेटा D10 का। तो जब हम इनके तमाम इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर भी फिल करेंगे तो फिलिंग कैसे होगी बेटा? पहले हुंड्स रूल लगाएंगे, फिर इसको आउटबॉक्स प्रिंसिपल के मुताबिक कंप्लीटली फिल करेंगे, फिर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे उनको ऊपर जाकर इस तरह फिल कर दिया जाएगा। तो बेटा आप जितनी भी लाइट इसके ऊपर व्हाइट कलर की रोशनी इस पे फॉल करवाओगे तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से निकलकर हायर एनर्जी में जा सकता है बेटा? वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करना भी चाहे तो उसको पता है कि मेरे पास हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में कोई वैकेंसी बाकी नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन लो से हाई जंप नहीं कर सकता क्योंकि जंप करेगा भी तो वो हायर ऑर्बिटल में वैकेंसी कोई नहीं है उसके पास रहने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप तो नहीं कर सकता बेटा। क्या ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर खाली जगह बाकी नहीं है, तो इसमें फिनोमेना कौन सा नहीं हो पाएगा? तो जब डी ट्रांजिशन का फिनोमेना नहीं होगा तो जो व्हाइट कलर की लाइट जैसे पड़ी थी वैसे ट्रांसमिट हो जाएगी बेटा। तो क्या आपके कंपाउंड का कोई स्पेसिफिक कलर नजर आएगा? कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होगा। इसलिए हमने लिखा है कि ऐसे तमाम आयंस या ऐसे तमाम एटम्स ट्रांजिशन मेटल वाले जिसके D10 की कंफिगरेशन के साथ एकोमोडेशन है उन सब का कोई भी कलर नहीं होगा बेटा। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है ZnOH4 एंड इट इज लेट सपोज -2। ठीक है, ये आपके पास आइन है और इस आइन के बारे में हमने फैसला करना है कि ये कलरफुल है या कलरलेस है। कलर कौन सा है ये नहीं बताना, ये बताना है कि कलरफुल है या कलरलेस है। कलरलेस का मतलब व्हाइट होगा बेटा। ठीक है, तो चेक कर लो बेटा इसके अंदर। आप सबसे पहले ये बताओ कि हाइड्रोक्साइड आइन की वैलेंसी -1 होती है बेटा। तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस का 4 हो जाएगा। और अब मैं जिंक के ऊपर प्लस का 2 लगाऊंगा तो वो +2 और -4 सॉल्व होकर क्या जवाब देगा बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इस कॉम्प्लेक्स में? +2 है बेटा। जिंक के ऊपर उसकी वैलेंसी +2 है और सबको पता है कि जिंक की एक ही वैलेंसी होती है बेटा, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके अलावा तो कोई वैलेंसी शो भी नहीं करता ना ये। तो जिंक +2 है। तो बेटा अगर जिंक +2 है तो हमें तो सब कुछ पता है इसके बारे में, मतलब जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 30 होता है ना। तो बताइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा? आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 4s2 और फिर 3d10, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। लेकिन अगर मैं जिंक के ऊपर +2 मार्क कर लूं तो +2 का मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा बेटा? और कहां से? डी से तो नहीं निकलेंगे ना, पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? एस से। तो एस से अगर 2 निकल गए तो ये 0 हो जाएगा। अब ये जिंक +2 आइन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब ये देखो कि इसके लास्ट ऑर्बिटल में क्या D10 की कॉन्फ़िगरेशन है? क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2G से EG में हो पाएगा बेटा? नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड होगा बेटा? कलरलेस होगा या फिर व्हाइट कलर शो करेगा बेटा। क्या ये बात समझ आ रही है? कोई मसला बेटा यहां तक? अच्छा, एक और आइंस के बारे में फैसला करके बताओ बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास आइन नंबर 1 है और ये आपके पास मान लेते हैं ये आइन है बेटा। डिसाइड करके बताइए ये कलरफुल होगा या कलरलेस होगा। आइन आपके पास लिखा हुआ है, आइन नंबर 2। क्या इस आइन का कोई कलर होगा या नहीं होगा? कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आनी चाहिए बेटा, जो पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं। क्या आपको इसके लिए कॉपर का एटॉमिक नंबर पता है? कॉपर जिंक से पहले पाया जाता है बेटा। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 हो जाएगा। तो 29 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और फिर फैसला करके बताइए कि कलर होगा इसका। तो ये व्हाइट कलर का आइन होगा। कलरलेस होगा बेटा बिकॉज कॉपर का एटॉमिक नंबर इज 29। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 4s1 3d10। एग्री करते हैं बेटा सारे? ये 4s2 और 3d9 होता है पहले, लेकिन आपको मैंने बताया था 24 और 29 पर आखिरी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन आप s से निकालकर d में डालते हो बेटा। ये वही वाली कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर मैं इसके ऊपर +1 लगा दूं, अच्छा ये +1 आपको पता है बेटा कॉपर का होगा, क्योंकि अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं होता इस पर। तो ये 0 4 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा बेटा। तो 0 के साथ में +1 लिखूंगा तभी तो मेरा रिजल्ट +1 आएगा ना। तो कॉपर +1 की वैलेंसी शो कर रहा है यहाँ पर। +1 का मतलब है कि S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। तो बेटा लास्ट ऑर्बिटल इसका कौन सा आ गया? 3d आ गया। तो इसका भी कोई कलर नहीं होगा बेटा। तो आप इसको व्हाइट कलर लिख लोगे या फिर इसको कलरलेस लिख दिया जाएगा बेटा। ठीक है, इसका भी कोई कलर नहीं होगा। अच्छा ये बताइए बेटा कि क्या स्कैंडियम +3 क्या ये आइन कलरफुल कंपाउंड बनाएगा या व्हाइट कंपाउंड बनाएगा? स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +3, the atomic number of scandium is 21 because it is the first element of 3d series। ठीक है बेटा, और 3d सीरीज 21 से स्टार्ट होती है और 30 पर जाकर खत्म हो जाती है। तो प्रैक्टिस करके बताइए कि क्या ये आइन कलरफुल कंपाउंड बनाएगा या कलरलेस? चेक करके बताओ, कलरफुल या कलरलेस? कलरफुल। देखो बेटा एक बात और मजीद नोट डाउन कर लो, आइंस और एटम्स हैविंग
D0 शो नो कलर। सुनोगे बेटा, ऐसे एटम्स और आइंस जिसमें D0 की कंफिगरेशन आती है वो लास्ट ऑर्बिटल में, उसका भी कोई कलर नहीं होगा। यार D0 का मतलब क्या समझते हो बेटा आप? क्या D0 का मतलब ये नहीं होगा कि D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है? हाँ भाई, तो जब D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या DD ट्रांजिशन पॉसिबल है? जब D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या DD ट्रांजिशन पॉसिबल है? आप जितनी व्हाइट लाइट डालो, एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो जैसे व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी वैसे ट्रांसमिट हो जाएगी, तो कंपाउंड का कोई भी कलर नहीं होगा बेटा। तो यही कहानी स्कैंडियम में भी तो है ना। अगर आप स्कैंडियम को देखते हो तो द एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम इज 21 एंड इट इज हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी कंफिगरेशन है आर्गन 4s2 और 3d1, ये इसकी कंफिगरेशन है बेटा 21 इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन +3 का मतलब ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और जब 3 को लूज करेगा बेटा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0, 2 निकल गए और तीसरा यहां से निकलेगा तो ये 3d0 हो जाएगा। तो बेटा जब 3d0 हो गया तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन T2g, जो जंप करके कहां जाए बेटा? Tg में जाए, क्योंकि D0 का मतलब है इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं है D में, तो कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। जब कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो ये आइन भी कैसा हो जाएगा बेटा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बगैर सॉल्व किए बताओ, बगैर सॉल्व किए बताओ कि आपके पास अगर टाइटेनियम +4 आता है, टाइटेनियम +4, तो ये कलरलेस होगा या कलरफुल होगा? कलरलेस हो जाएगा। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, इस टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, तो कंफिगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s2 3d2, और अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो S से भी 2 निकल गए, D से भी 2, तो D0 आ गया। जब D0 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? कलरलेस हो जाएगा। कोई मसला? अच्छा, एक बात और सुनो इसमें, प्रेजेंस ऑफ लीगेंड इज नेसेसरी। लीगेंड की मौजूदगी जरूरी है कलर के लिए, क्योंकि बेटा जब लीगेंड नहीं होगा, तवज्जो रखना जरा, जब लीगेंड नहीं होगा तो मेटल के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा इसका, यानी कि क्या ये बॉन्ड बन पाएगा? भाई ये तुम्हारा मेटल है, ये लीगेंड है। जब बॉन्ड ही नहीं बना तो बॉन्ड बनने की वजह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल ब्रेक होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अगर लीगेंड को भी मैं हटा दूं तो क्या डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा बेटा? उसको स्प्लिट करने वाला फैक्टर ही मौजूद नहीं है। लीगेंड हटा दो तो बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग भी नहीं होगी। तो लीगेंड तुम्हारे लिए इनिशिएटर है, जब तक वो नहीं होगा कलर की फॉर्मेशन हो नहीं सकती। तो हमने लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ लीगेंड इज नेसेसरी। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट .5H2O। इसको वैसे पढ़ा जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। ठीक है बेटा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, ये वाला सब्सटेंस एक और तरीके से लिखा जा सकता है जो कि आपके लिए फेमिलियर होगा। वो क्या तरीका देखो बेटा, क्या ये कॉपर ट्रांजिशन मेटल है? सबको पता है बेटा ये ट्रांजिशन मेटल है। क्या मैं वाटर को ऐसे लिख सकता हूं बेटा? कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं? 5। क्या मैं H2O को 5 ऐसे लिख सकता हूं बेटा? और ये जो सल्फेट है सबको पता है बेटा इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा एनाइन बनाकर? अच्छा देखो, ये तुम्हारा एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी तो बन रहा है ना। पानी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है बेटा वाटर, तो इट है 0 चार्ज, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करो 0 हो गया। सल्फेट पर वैलेंसी क्या होती है और कॉपर की वैलेंसी क्या हो सकती है? तो +2 -2 एक दूसरे को बैलेंस भी कर रहे हैं बेटा। तो ओवरऑल ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, सही है। इस कॉम्प्लेक्स को लिखने का ये तरीका भी है, ये तरीका भी है। इसमें ये तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल है, ये क्या है बेटा? लीगेंड है, और ये क्या है? एनाइन, जो कि कॉम्प्लेक्स के बाहर होते हैं। अच्छा, अब बात ये है बेटा कि जब हम इसका कलर देखते हैं ना, तो इसका कलर होता है ब्लू।
कैसा कलर होता है बेटा इसका? आपने क्लास 9 में या कभी भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देखा होगा, ब्लू कलर का होता है। जब पानी के साथ उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इसका कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू कलर का होता है। अच्छा, जब आप इसको हीट कर दो ना, जब आप इसको हीट कर दो किसी खास टेम्परेचर पर, तो हीट करने की वजह से पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या हो जाते हैं बेटा? बाहर निकल जाते हैं इस तरह। इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सब आपने पढ़ा होगा, समझा भी होगा, बहुत बुनियादी बात है ना। हीट करोगे तो पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके क्रिस्टल्स के साथ लगे थे वो सब हीट करने की वजह से बाहर निकल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो अब जो ये कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड में कॉपर होने के बावजूद भी, ट्रांजिशन मेटल है, कॉपर होने के बावजूद भी इस कंपाउंड का कोई कलर नहीं होता बेटा। इसको कहा जाता है कि अब ये कलरलेस हो गया। ये क्या हो गया बेटा? कलरलेस हो गया। क्यों भाई? कॉपर तो इसमें भी मौजूद है, कॉपर तो यहां पे भी मौजूद है, तो कलरलेस क्यों हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ट्रांजिशन मेटल का होना जरूरी थोड़ी है कलर के लिए। ट्रांजिशन मेटल का होना जरूरी थोड़ी है कलर के लिए, उसमें बहुत सारी बातें और होनी चाहिए। नंबर 1 लिगेंड होना चाहिए। लिगेंड होना चाहिए, तो क्या आपके कॉपर सल्फेट में लिगेंड मौजूद है? भाई इस पूरे कंपाउंड के अंदर लिगेंड था कौन? ये तुम्हारा मेटल था, कॉपर इज योर मेटल। और दूसरी चीज क्या है बेटा? वाटर। ये तुम्हारा क्या था? लिगेंड। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देता है तो इनके बीच में क्या बनता है बेटा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जब बॉन्ड बनता है तो कॉपर का डी ऑर्बिटल 2 रीजन में स्प्लिट होता है ना। तो जब तुमने लिगेंड को ही हीट करके उड़ा दिया तो क्या अब कॉपर के साथ कोई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी? कोई लिगेंड बाकी है? तो जब लिगेंड ही नहीं है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग ही नहीं है, तो कॉपर के डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ही नहीं होगी। तो जितनी भी व्हाइट कलर की रोशनी इस कंपाउंड पर पड़ती रहे वो तमाम व्हाइट कलर की लाइट वैसे ही इंसिडेंट आउट हो जाएंगी। तो इसका कलर क्या आएगा बेटा? कलरलेस होगा। इनिशिएटर ही नहीं है तुम्हारा, लिगेंड ही नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब लिगेंड नहीं होगा तो कलर कोई नहीं होगा बेटा। ये बात समझ आ रही है? और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड मौजूद है बेटा, चेक कर लो। कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? +2। सल्फेट की क्या होती है बेटा? कैटाइन और एनाइन आपस में मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो ना इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ना इसमें लिगेंड है, तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग भी नहीं होगी। जब स्प्लिटिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का तबादला भी नहीं होगा बेटा, ट्रांजिशन नहीं होगा। और जब ट्रांजिशन नहीं होगा तो इसका कोई कलर भी नहीं होगा। क्या ख्याल है? ये बात क्लियर है बेटा? तो लिगेंड का होना जरूरी है। लिगेंड होगा तो ही उसके डी ऑर्बिटल्स टूटेंगे 2 रीजन में। इस बात को याद कर लो। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और समझो बेटा। कलर व्हील। अच्छा, ये कभी एमडी कैट में या ई कैट में पूछा नहीं गया है। इंसिडेंट कलर और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में सवाल हुआ नहीं है पूरा पास पेपर, आप देख सकते हो एमडी कैट का, एनईडी का। लेकिन ये वैसे देख लो आप, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात है भी नहीं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर बेटा ये एक हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, और इस व्हील के हम कुछ हिस्से बना रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये कोई हमने इसको 600 में तोड़ दिया आप देख सकते हो। अच्छा, व्हाइट लाइट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है बेटा। अच्छा, आपने करना ये कि इसमें से सिर्फ इंडिगो वाले कलर को भूल जाओ, इसको हटा दो, और इंडिगो के अलावा सारे कलर्स यहां पर प्लेस कर लो। यहां पर क्या रख लो? वॉलेट। यहां पर क्या रख लो? ब्लू, क्योंकि वॉलेट के बाद इंडिगो आता है, मैंने कहा इंडिगो वाले कंपोनेंट को हटा दो। तो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसलिए हमने इसको 6 बॉक्सेस में तोड़ लिया बेटा, 6 सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया इस व्हील को, और इंडिगो हटाकर व्हाइट लाइट के जितने कंपोनेंट्स होते हैं सबको एक एक व्हील के सेक्टर्स के ऊपर प्लेस कर लिया बेटा। इसका मतलब क्या है जरा सुनो। देखो, मिसाल के तौर पर मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई सब्सटेंस यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ब्लू कलर की लाइट शो करेगा। बात समझ आ रही है? अगर कोई सब्सटेंस ऑरेंज कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्जर्वर को कौन सा कलर नजर आएगा बेटा? ब्लू कलर। ये एक ट्रिक है याद करने की, अगर कभी सवाल हो तो आप इस तरह इसको जवाब दे सकते हो। अगर कोई सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब करे तो ऑब्जर्वर को कौन सा कलर नजर आएगा? ग्रीन कलर नजर आएगा। जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसे सिंपली एब्जॉर्ब्ड लाइट कहा जाता है बेटा, ठीक है। और जो कलर तुम्हें नजर आए उस कलर को कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है बेटा। कोई मसला? ऑब्जर्वर जो कलर देखेगा दैट कलर इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और जो कलर आपका सॉल्यूशन या आपका कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर रहा है दैट सिंपली लाइट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब लाइट या एब्जॉर्ब कलर। ठीक है भाई। एक सवाल लिखो, इस व्हील को यूज कैसे करना है इसका एक सैंपल क्वेश्चन लिखो अपने पास। इस व्हील को यूज कैसे करना है बेटा लिखो जरा। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट is of bluish green color. The aqueous solution of copper sulfate is bluish green color. Bluish green color. What colors, कॉमा लगाकर लिखिएगा, what colors it absorbs from the white light? What colors it absorbs from the white light? आंसर बता सकते हैं बेटा इसका? क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? आपको ये सवाल समझ आ रहा है? जब कॉपर सल्फेट का तुम सॉल्यूशन बनाओगे ना बेटा, तो सॉल्यूशन तो पानी के अंदर बनेगा। पानी जो है वो लिगेंड का काम करेगा, कॉपर के साथ बॉन्ड बनेगा, कॉपर के डी ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे, और कलर आपको जो नजर आता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर आपने देखा है तो ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। यानी ऑब्जर्वर आप हो और आप जो कलर देख रहे हो ब्लूइश ग्रीन देख रहे हो, तो ऑब्जर्वर कलर आपको बता दिया गया। आपसे पूछ रहे कि इंसिडेंट कलर कौन सा होगा, ये एब्जॉर्ब्ड कलर कौन सा होगा? यस, उसके अगेंस्ट आप कलर देख लो बेटा। आपको कहा गया ब्लूइश ग्रीन, तो ब्लू के अगेंस्ट इंसिडेंट कलर कौन सा है? ऑरेंज। और ग्रीन के अगेंस्ट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑरेंज रेड। यानी जो कलर्स ये सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑरेंज रेड। ऑरेंज का अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू आपको दिख रहा है और रेड के अगेंस्ट आपको क्या दिख रहा है बेटा? ग्रीन दिख रहा है। नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन कर लो बेटा इसको जल्दी से। और एक आखिरी क्वेश्चन का आंसर करो, ये टॉपिक हमारे पास मुकम्मल हो जाएगा। ये बताओ जिंक ऑक्साइड का कोई कलर होगा या नहीं? जिंक ऑक्साइड का कोई कलर होगा या नहीं? कोई कलर नहीं होना चाहिए बेटा। जिंक ऑक्साइड आपके पास व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, बताओ क्यों होता है ऐसा? बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी रीजंस हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, जिंक की +2। +2 का मतलब डी क्या हो जाएगा भाई? ये कंफिगरेशन होती है ना जिंक की 4s2 3d10, तो +2 का मतलब ये दो निकाल के 0 कर दो तो 3d10 हो गया। नो डी ट्रांजिशन, एक वजह। और दूसरी वजह यह है कि नो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, दिस इज आयनिक बॉन्ड। मेटल नॉन मेटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 गेन करेगा। आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट तो बॉन्ड ही नहीं है, लिगेंड भी कोई नहीं है यहाँ पे, तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग भी नहीं होनी है बेटा। तो इस वजह से डी ट्रांजिशन भी पॉसिबल नहीं है। तो इस कंपाउंड का कलर कैसा होता है बेटा? व्हाइट कलर होता है। इसीलिए इसको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है ना। जिंक वो तमाम प्रॉपर्टीज शो ही नहीं करता जो दूसरे ट्रांजिशन मेटल्स के पास मौजूद होते हैं। अभी क्लियर है ये? चलो अगली हेडिंग लगाओ।
लिगेंड्स। वायलेट और मतलब जी हाँ, हाँ सेम कलर है, मतलब ये आप ये कलर दिखे, अगर ये कलर आपको दिख रहा है तो ये एब्जॉर्ब होगा, ये दिख रहा है तो ये एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन कभी भी आया नहीं है बेटा पास पेपर में। अच्छा जी, अगला टॉपिक हमारे पास है लिगेंड्स का। क्या होता है बेटा लिगेंड्स, डिफाइन कर दो। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा हर जगह पर। अरे मैं लिगेंड्स को सिर्फ इतना लिख दूं बेटा कि लिगेंड्स आर लेविस बेसिस। हाँ भाई, लिगेंड्स को ये कहा जा सकता है कि ये लेविस बेसिस होते हैं। लेविस बेस किसको कहते हो बेटा? इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने वाले को क्या कहा जाता है? नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड लिगेंड्स। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड लिगेंड्स, या फिर इन्हीं को लेविस बेस भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड लेविस बेसिस। क्लासिफिकेशन on the basis of चार्जेस। बेटा याद है सेकेंड ईयर में हमने लिगेंड्स की चार्जेस की बुनियाद पर कितनी टाइप्स पढ़ी है? 2 टाइप्स। वैसे तो 3 टाइप्स होनी चाहिए, होती भी 3 टाइप्स हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, चार्जेस की बुनियाद पर ना। लेकिन सेकेंड ईयर में हम 2 को स्टडी करते हैं, एमडी कैट में भी 2 ही को करेंगे, नेगेटिव और न्यूट्रल को, नेगेटिव और न्यूट्रल को। तो बेटा इसमें डिफाइन करने वाली तो कोई बात नहीं है। अगर हम फर्स्ट टाइप को देख लें तो नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स बेटा कौन से लिगेंड्स नेगेटिव लिगेंड्स होंगे? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, सिंपल, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। बेटा इसकी सारी मिसालों को जमा करो जरा। नेगेटिव लिगेंड्स आप कौन कौन से जानते हो? Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और बोलो OH माइनस, Cn माइनस, और बताओ बेटा O माइनस 2, SO4 माइनस 2, PO4 माइनस 4, ठीक है, या माइनस 3, दोनों तरह के आइंस होते हैं। कार्बोनेट CO3 माइनस 2, और बताओ बेटा बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस 1, और बताइए CH3COO माइनस 1। ठीक है बेटा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट था भाई जो सेकेंड ईयर की IUPAC में भी बहुत पूछा जाता है, SCN माइनस 1। अभी सबके नामों पर भी आ जाते हैं बेटा, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये बताओ Cl माइनस को IUPAC में क्या कहा जाता है? कॉमन नेमिंग में नहीं, IUPAC में इसको कह देते हैं क्लोरो, ब्रोमो, साइनो। यानी जितने भी ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे आइंस आते हैं जिनके आखिर में आइड आ रहा होता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है O के साथ। IUPAC का रूल है, क्योंकि IUPAC MDCAT या ECAT में पूछी नहीं जाती। लेकिन इसके चंद रूल्स को तो हम डिस्कस करेंगे ना। इन सब के आखिर में क्लोराइड, वैसे कॉमन नेमिंग में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, ऑक्साइड, यानी कि ये जितने शुरू में आने वाले लिगेंड्स थे बेटा, ये सारे के सारे, इन सब के आखिर में क्या आता है बेटा? तो ये सब किससे रिप्लेस हो जाएगा? यानी आइड हटाओगे और आइड हटाकर उसकी जगह पर क्या लगाओगे बेटा? O लगा दोगे, तो आइड से वो क्या बन जाएगा? O बन जाएगा। जैसे क्लोराइड नहीं होगा, क्लोरो बन जाएगा। क्लियर है ना ये सब बेटा? तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, बाकी जितने आगे लिखे हुए हैं बेटा, इसका नाम बताइए कॉमन वाला। सल्फेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट,
बाइकार्बोनेट, एसीटेट। बेटा ये जितने भी मैंने यहां पर दूसरे वाले लिखे, यहां से लेकर सारे, ये सब के सब, इन सब पर अगर इनकी कॉमन नेमिंग को देखा जाए तो ATE आ रहा है बेटा। और ATE को IUPAC में हम कैसे बदल देते हैं बेटा? याद है इसके आखिर में E को बदल दिया जाता है किससे? O से। पूरा नाम चेंज नहीं कर देते, बल्कि अगर 8 आता है तो E हटाकर उसकी जगह क्या लगा देते हैं बेटा? O लगा देते हैं। तो चलो जरा नामों को एक दफा रिकॉल कर लो बेटा। अगर ये सल्फेट है तो सल्फेटो, फॉस्फेट है तो फॉस्फेटो, कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो, बाइकार्बोनेटो, एसीटेटो। बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा ये जो SCN-1 है, SCN-1 है, इसको भी हम इसी के साथ मर्ज कर लेते हैं बेटा। SCN-1, इसको वैसे तो ये कहा जाता है थायोसाइनेट कॉमन नेमिंग में, बट जब इसके आखिर में भी 8 आता है तो इसका E हटाकर आप क्या लगा देते हो बेटा? थायोसाइनेटो कर देते हो। ठीक है, जब किसी के आखिर में 8 आता है तो आप उसके 8 के आखिरी वाले E की जगह पर O लगा देते हो, इट बिकम्स थायोसाइनेटो। क्लियर है बेटा ये? और एक और याद रखो बेटा, NO2-, इसको क्या पढ़ा जाता है बेटा? इसे नाइट्रो। ऑर्गेनिक की IUPAC में तो ये जगह जगह इस्तेमाल हुआ है बेटा, फिनॉल के अंदर, कार्बोलिक एसिड के अंदर या पिक्रिक एसिड के अंदर NO2 का इस्तेमाल किया गया, इट इज कॉल्ड नाइट्रो। लेकिन हमारा ये टारगेट नहीं था, हमने ये देखा बेटा कि ये जितने भी लिगेंड्स जिनके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है वो सारे कौन से लिगेंड्स कहलाते हैं बेटा? नेगेटिव लिगेंड्स कहलाते हैं। कौन से लिगेंड्स कहलाते हैं बेटा? सारे नेगेटिव लिगेंड्स कहलाते हैं। अच्छा, क्योंकि सेकेंड ईयर में नेगेटिव को भी पढ़ाया जाता है और सेकेंड ईयर के अंदर न्यूट्रल लिगेंड्स को भी पढ़ाया जाता है। बेटा सेकेंड ईयर में कितने न्यूट्रल लिगेंड्स आपको पढ़ाए थे, याद है? 5। वो याद हो जाने चाहिए। कौन कौन से थे? वाटर, NH3, CO, NO और EN, इथाइलिन डायमाइन। 5। बेटा मैं नाम लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप नाम बताते जाओ जरा। IUPAC वाला नाम बताओ। NH3 को IUPAC में क्या लिखा जाता है बेटा? अमाइन। और वाटर को IUPAC में क्या लिखा जाता है? एक्वो। और इसी तरह CO को क्या लिखा जाता है? कार्बोनाइल। वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, लेकिन इट इज कॉल्ड कार्बोनाइल। इसी तरह NO, इट इज कॉल्ड नाइट्रोसाइल। सिमिलर है कार्बोनाइल और नाइट्रोसाइल। और इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है EN इज कॉल्ड इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन क्या होता है बेटा? तो पूरी ऑर्गेनिक आप तकरीबन यानी स्टार्ट वाली चीजें तो पढ़ चुके हो। तो इथाइलिन किसको कहा जाता है? द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। The first member of alkene family is called ethylene in common naming system. याद है? जब हम अल्कीन की कॉमन नेमिंग करते हैं तो आखिर में YLENE लगाते हैं ना, तो इस वजह से इथाइलिन डायमाइन। इसका स्ट्रक्चर भी शायद आप लोगों को याद हो बेटा, ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां पे। बेटा देखो, दरअसल आप सारे देखकर बताओ क्या ये इथाइलिन का स्ट्रक्चर है? हाँ भाई, क्या ये इथाइलिन है? This is the first member of alkene family. It is called ethylene in common naming system. बेटा अगर इसका पाई बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा तो आपको पता है 2 सिग्मा बनते हैं बेटा। तो अब अगर आप यहां पर NH2 लगा दो और यहां पर भी NH2 लगा दो तो क्या ये डायमाइन हो जाएगा बेटा? तो बेस इसका इथाइलिन था और उसके ऊपर 2 अमाइन ग्रुप लगाए गए तो इथाइलिन और डायमाइन बन गया, ये इथाइलिन डायमाइन हो गया बेटा ये। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चार्जेस। दूसरी क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर पड़ी थी, याद है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, भाई एक तो हमने चार्जेस की बुनियाद पर पढ़ा और दूसरा हमने पढ़ा था डेंसिटी की बुनियाद पर या डोनर एटम्स की बुनियाद पर। एक डोनर एटम है तो मोनोडेंटेट, 2 डोनर एटम्स हैं तो बाइडेंटेट। तो अगर 2 से ज्यादा है तो सारे पॉलीडेंटेट हो गए, सारे के सारे पॉलीडेंटेट। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डोनर एटम्स की बुनियाद पर, या फिर डोनर एटम्स ही को आप डेंटिसिटी भी कह सकते हो बेटा। क्या कह सकते हो? डेंटिसिटी। लिख देता हूं मैं यहां पर,
या तो आप डोनर एटम्स कह लो, या क्या कह दो बेटा इसको, डेंटिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंटिसिटी बेटा? नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ लीगेंड। एक लीगेंड के पास कितने डोनर एटम्स मौजूद हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी। इट्स डेंटिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास मोनो डेंटेट लीगेंड्स। तो बेटा इसको डिफाइन तो नहीं कर रहा मैं, आप भी नहीं करो, सिर्फ एग्जांपल्स लिखते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? एक, और डेंटेट का मतलब डोनर एटम। मोनो मतलब वन, और डेंटेट मतलब डोनर एटम। और लीगेंड का मतलब तो तुम्हें पता ही है बेटा, लीगेंड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले जितने एटम्स हैं उसकी तादाद के रिस्पेक्ट से उसको मोनो, बाई, ट्राई कहा जाता है। तो बेटा जरा ऊपर आ जाओ, यहां पर ये मैंने जितने लीगेंड्स आपके सामने लिखे हैं इनमें से जरा मोनोडेंटेट लीगेंड्स को निकालकर बताओ कौन कौन से मोनोडेंटेट हैं। सबसे पहले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। इसकी ट्रिक क्या होती है कि जिसके ऊपर -1 लिखा हुआ है वो सारे मोनोडेंटेट होते हैं बेटा। तो बताओ कौन कौन से हो गए? Cl-, Br-, I-, OH-, और बताइए Cn-, और बताइए क्या मैं ये बाइकार्बोनेट भी ले सकता हूं बेटा? HCO3- और CH3COO- और SCN-1 और NO2-1 हो सकता है बेटा ऐसा? बेटा ये भी तो है एक्सेप्शन में O-2। -2 देखकर ये मत समझ जाना कि ये बाइडेंटेट है। अगर इसको तुम बाइडेंटेट कह दोगे तो कॉन्सेप्ट ही सारा गलत हो जाएगा। बाई का मतलब दो, डेंटेट मतलब डोनर एटम्स। मतलब इसके पास दो डोनर एटम्स हैं क्या? तो खुद अकेला है। तो -2 का चार्ज इसके ऊपर कंफ्यूजिंग है। एटम तो एक ही है, वो दो एटम कैसे हो सकते हैं उसके अंदर? तो ये वाहिद है जिसके ऊपर -2 का चार्ज होने के बावजूद भी मोनोडेंटेट कहलाता है। बात समझ आ रही है बेटा? क्योंकि वो तो अकेला एटम है। बहुत ऑब्वियस पॉइंट है। तो इट इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स। यानी इन सब की डेंटेसी कितनी है बेटा, या इन सब की डेंटिसिटी कितनी है बेटा? इन सब की डेंटिसिटी है 1। ये जितने भी लिगेंड्स मैंने आपके सामने लिखे इन सबकी डेंटिसिटी है 1। डेंटिसिटी 1 का मतलब इन सबके पास डोनर एटम्स कितने होते हैं बेटा? एक ही डोनर एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है टू द ट्रांजिशन मेटल आइंस। दूसरे कौन होते हैं भाई? बाइडेंटेट लिगेंड्स। बेटा व्हाट आर बाइडेंटेट लिगेंड्स? बाय मतलब दो, डेंटेट मतलब डोनर एटम्स। तो कितने डोनर एटम्स होंगे इनके पास? चलो लिखवाओ ऊपर से देखकर कौन कौन से बाइडेंटेट होते हैं। जो दो डोनर एटम्स रखते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लिखवाओ। यहां पर आ जाओ, क्या ये होगा बाइडेंटेट? बेटा जिनके ऊपर -2 का चार्ज है ना, -2, वो समझ जाओ कि उसके पास दो दो डोनर एटम्स है बेटा। अदरवाइज स्ट्रक्चर चेक करने का तो टाइम नहीं होगा आपके पास। क्या ये भी बाइडेंटेट होगा? हाँ भाई। क्या इसके अलावा C2O4-2 भी बाइडेंटेट होगा? बेटा ये बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ C2O4-2? ये तो ऊपर नहीं लिखा हुआ। ये ऑक्जेलिक एसिड से निकल कर आता है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4। तो ये ऑक्जेलेटाइन हुआ ना, IUPAC में ऑक्जेलेटो कह दिया जाएगा इसे। और इसके ऊपर -2 लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा बेटा? बाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। न्यूट्रल में हो गए। यहां पे बताओ, यहां पे कोई बाइडेंटेट है क्या? बताओ जल्दी से बताओ, इनमें कोई बाइडेंटेट है क्या? इथाइलिन डायमाइन बाइडेंटेट नहीं है? अरे भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता क्या? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होगा तो कितने डोनर एटम्स आ गए बेटा? तो क्या इथाइलिन डायमाइन बाइडेंटेट लिगेंड नहीं हो गया? ये आपके पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो याद रखो अच्छी तरह। ये तो बाइडेंटेट लिगेंड है। इसकी डेंटिसिटी 2 होती है क्योंकि इसके पास दो डोनर एटम्स होते हैं। दो एटम्स ऐसे हैं जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं बेटा। 2 डोनर एटम्स बाइडेंटेट, डेंटिसिटी 2। तो इन सब की डेंटिसिटी 2 होती है।
उसके बाद लास्ट वन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, या इसी को मल्टीडेंटेट भी कहा जाता है बेटा। पॉलीडेंटेट भी कहते हैं, मल्टीडेंटेट भी कहते हैं। एग्जांपल्स बताओ, ऊपर है कोई? ये है PO4-3। तो एक ये याद रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखो, सेकेंड ईयर में भी बताया था, EDTA लाजमी याद रखो बेटा। NED में भी और MD कैट में भी काफी मर्तबा रिपीट हुआ है ये कि EDTA आपके पास कौन सी डेंटिसिटी रखता है। तो EDTA का पहले तो फुल फॉर्म बता दो बेटा। इथाइलिन डायमाइन, डी का मतलब डायमाइन हो गया, डायमाइन, और TA का मतलब हो गया टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इसकी डेंटिसिटी क्या होती है याद है? इसकी डेंटिसिटी क्या होती है? वैसे तो पोली है ना, 2 से ज्यादा ही होगी, 2 से ज्यादा डोनर एटम्स होंगे। एग्जैक्टली कितने होते हैं? 6 डोनर एटम्स होते हैं इसके अंदर। ये हेक्साडेंटेट होता है। आओ दिखा देते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना नहीं होता, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप उसमें गिन के बता देना कि इसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम चलो ऐसे बना देते हैं। बेटा इधर देखो बोर्ड पर, इसका नाम बताओ। इथाइलिन है, एक पाई बॉन्ड तोड़े कितने सिग्मा निकलते हैं बेटा? 2 सिग्मा। तवज्जो रखिएगा, 1 सिग्मा यहां, 1 सिग्मा यहां। क्लियर है बेटा? तो इथाइलिन समझ आ गया, क्योंकि बेस नेम है इसका। डायमाइन का मतलब तुम्हें पता है बेटा, तो एक NH2 यहां पे लगा दोगे और एक NH2 यहां पे लगा दोगे। क्या ख्याल है? ये तो इथाइलिन डायमाइन हो गया। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक जैसा है, ये देखो ये और ये सेम है, तो यहां तक तो सर हमें पता है। अब टेट्रा एसीटेट है, टेट्रा बेटा, टेट्रा का मतलब 4 होता है, एसीटेट कहते हैं CH3COO- को। ये रहा, कहां है? ये रहा CH3COO-, दिस इज कॉल्ड टेट्रा एसीटेट। तो क्या करोगे? 2 हाइड्रोजन यहां से निकालो, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड्स खाली, 2 यहां लगा दो, 2 वहां लगा दो। क्योंकि मुश्किल बात थोड़ी है। टेट्रा एसीटेट, 2 इधर 2 उधर। लेकिन टेट्रा एसीटेट लगते किस तरह है वो मैं आपको बताता हूं बेटा। देखो एसीटेट दरअसल क्या होता है? CH3COO- ना, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं CH3COO-। तो सर आपने ये कार्बन यहां से कैसे अटैच कर दिया? कोई बात नहीं, यहां से आप एक हाइड्रोजन कम कर दो। बात समझ आई? मतलब कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड था और चौथा बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ है, तो 5वां बॉन्ड कैसे बन सकता था? आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। बात समझ आ रही है? उल्टा करके लगाएंगे, ऑक्सीजन नहीं लगाते इस तरफ। इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है CH3COO-। एक H यहां से कम करो, नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो। इसी तरह यहां भी हो जाता है। बताओ कैसे लगेगा? CH2COO- और यहां पर भी CH2COO-। चलो अब इसकी डेंसिटी निकाल लो बेटा। इधर देखो बोर्ड पर, एक लोन पेयर इसके पास है, एक लोन पेयर इसके पास है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं बेटा। कितने डोनर एटम्स हो गए? 2। अब -1 का मतलब होता है एक डोनर एटम, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। टोटल कितने डोनर एटम्स आ गए बेटा इसके पास? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि जिन जिन के ऊपर -1 लग जाता है वो सारे मोनोडेंटेट होते हैं बेटा। तो मोनोडेंटिसिटी यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। 4 तो ये वाले हो गए -1, और 2 नाइट्रोजन हो गए जो कि लोन पेयर्स के साथ मौजूद है। तो बताओ इसकी डेंसिटी क्या हो गई बेटा? रट लो इस लाइन को कि EDTA तुम्हारे पास हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है बेटा। ठीक है, जुमला लिख देता हूं, नोट कर लो। इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट इज आ, बेटा आप कहां आए हो? कहां आए हो आप? EDTA इज आ हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है, हेक्सा का मतलब आप सब जानते हो बेटा। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6, और डेंटेट का मतलब होता है डोनर एटम्स, यानी कि 6 डोनर एटम्स इसके पास मौजूद होते हैं। और 2 से ज्यादा वालों को कलेक्टिवली क्या कह दिया जाता है बेटा? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कह दिया जाता है। क्या क्लियर है ये वाली बात? नोट डाउन कर लो, और ये पॉइंट को लाजमी याद कर लो बेटा, ये जो मैंने EDTA वाली बात की है।
भाई कोई मसला है यहां तक? एक और भी तो क्लासिफिकेशन होती है बेटा इसकी, आखिरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। आखिरी क्लासिफिकेशन देखो बेटा लिगेंड्स की, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। कितनी टाइप्स होती हैं बेटा बॉन्डिंग की बुनियाद पर? देखो चार्जेस की बुनियाद पर तो 3 टाइप्स हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव भी होते हैं बट वो सेकेंड ईयर का सिलेबस नहीं है। डोनर एटम्स की बुनियाद पर मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। और बॉन्डिंग साइट्स की बुनियाद पर या बॉन्डिंग्स की बुनियाद पर 2 होते हैं, एक होते हैं चैलेटिंग एजेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैलेटिंग एजेंट्स, और एक होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। दोनों को पढ़ते हैं एक एक करके। तो नंबर 1 हमारे पास है, दोनों को जरा तफसील से समझ लो। चैलेटिंग, बेटा बहुत तवज्जो चाहिए इसमें, ठीक है, तो तवज्जो के साथ सुनो। चैलेटिंग एजेंट्स, चैलेटिंग एजेंट्स, अच्छा ये कौन हो सकते हैं पहले तो सुन लो, ये वाली बात नोट नहीं करो भाई, पहले सुन लो। चैलेटिंग एजेंट्स कोई भी मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं हो सकता, कोई भी मोनोडेंटेट लिगेंड चैलेटिंग एजेंट नहीं हो सकता। चैलेटिंग एजेंट या तो बाइडेंटेट होगा या फिर, तो पहली बात ओनली बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कैन बी चैलेटिंग एजेंट्स। कौन नहीं हो सकता बेटा चैलेटिंग एजेंट? मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं होगा। अभी वो देख लोगे आप क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता देख लेंगे अभी। बेटा मिसाल देखते हैं, आपके सामने मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप जरा देखो। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखा पीटी, बल्कि इसको चेंज कर लेते हैं, कोई ट्रांजिशन मेटल रख लेते हैं, 3D सीरीज का निकल, निकल। बेटा ये मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे बताइए ये किसका स्ट्रक्चर है, बताइए बेटा। इथाइलिन डायमाइन है बेटा ये। अच्छा मिसाल के तौर पर एक और स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, ये भी किसका स्ट्रक्चर है बेटा? इथाइलिन डायमाइन। बेटा इथाइलिन डायमाइन की डेंसिटी बताइए। 2 क्यों? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। एक लीगेंड के पास कितने डोनर एटम्स? बेटा ये दूसरा लीगेंड है, उसके पास भी कितने? तो इसकी डेंसिटी भी 2, इसकी डेंसिटी भी। क्लियर है ये वाली बात? बेटा लीगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वन साइडेडली शेयर करवाते हैं, किसके साथ? मेटल्स के साथ। बेटा वन साइडेड शेयरिंग को किससे शो किया जाता है? बेटा ऐसे करके एरो बना दूं यहां से यहां तक, ऐसे करके एरो बना दूं यहां से यहां तक, कोई मसला? बेटा एक एरो यहां से यहां तक भी बनेगा, एक एरो यहां से यहां तक भी बनेगा बेटा, कोई इशू इसके अंदर? लिगेंड्स का मतलब समझ आता है तुम्हें बेटा, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दें। और ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्टर है, लेविस एसिड का काम कर रहा है, ये दोनों लेविस बेस का काम कर रहे हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई बेटा। कॉम्प्लेक्सेस को किस में बंद करके लिखा जा सकता है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहा जाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद कर दिया, कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी कॉम्प्लेक्स को जब इसी कॉम्प्लेक्स को लिखा जाएगा तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, निकल इथाइलिन डायमाइन का। बेटा ये जो पूरा ब्लैक वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? बेटा ये कितने लगे हुए हैं? एक और एक, यहां पे ट्वाइस लिख दूं और इस तरह बंद किया जा सकता है बेटा इसको। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? कोई मसला है इसके अंदर? और जो भी इसका चार्ज होगा यहां पर हम इसका पॉजिटिव एक्स के साथ इसका चार्ज बनाकर लिख देंगे, फिल वक्त वो बहस नहीं है, कोई मसला? बेटा क्या आपको यहां पर कोई बाइडेंटेट लिगेंड नजर आ रहा है कॉम्प्लेक्स में? बाइडेंटेट कोई नजर नहीं आ रहा? या दोनों ही बाइडेंटेट है बेटा? ये भी बाइडेंटेट है, इसमें 2 डोनर एटम्स हैं, ये भी बाइडेंटेट है, इसमें भी 2 डोनर एटम्स हैं बेटा।
बात समझ आ रही है? इन दोनों लिगेंड्स ने ट्रांजिशन मेटल के साथ ऐसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग की है कि आपको इस कॉम्प्लेक्स में रिंग्स नजर आ रहे हैं। रिंग्स मतलब क्लोज्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, पेंटागन नजर आ रहे हैं, 5 कॉर्नर वाली क्लोज फिगर नजर आ रही है, नहीं आ रही है? ये देखो, एक पेंटागन। क्या ये पेंटागन है बेटा? क्या ये भी पेंटागन है बेटा? क्या मैं कह दूं कि एक रिंग ये है, रिंग का मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर, और एक रिंग ये है क्लोज स्ट्रक्चर। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? बेटा ऐसे लीगेंड्स जो ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए तो क्लोज स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाए, ऐसे लिगेंड्स को क्या कहा जाता है बेटा? चैलेटिंग एजेंट्स कहा जाता है। तो अब तुम खुद सोचकर बताओ, क्या कोई मोनोडेंटेट लिगेंड क्लोज स्ट्रक्चर बना सकता है? सपोज करो ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, ये डोनर एटम नहीं है, तो ये बॉन्ड यहां से हटा दो, एक ही है, तो क्या ये क्लोज स्ट्रक्चर बनता बेटा कभी भी? क्लोज स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि कम से कम कितने डोनर एटम्स हो बेटा? 2, और 2 तरफ से बॉन्डिंग हो, आपके ट्रांजिशन मेटल को 2 तरफ से बॉन्ड बनाकर पकड़ लिया जाए तो ही क्लोज स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो सकती है। एक हाथ से तो क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? दोनों तरफ से क्रेब्स क्लॉ की तरह इसको पकड़ेंगे तो ये आपके पास चैलेटिंग एजेंट होगा। अच्छा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके पास बनकर आता है ना बेटा, ये जो पूरा कंपाउंड बनकर आया कॉम्प्लेक्स, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है चैलेट। क्या कहा जाता है बेटा इसे? चैलेट कहा जाता है। चैलेट को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया जाए तो इसका मतलब होता है क्रैब्स क्लॉ। क्रैब्स क्लॉ, क्रैब मतलब, और क्लॉ का मतलब उसके पंजे, तो क्रैब्स क्लॉ ये बिल्कुल इस तरह की बात है जैसे ये दोनों क्रैब्स हैं। ये देखो बेटा, ये वाला लिगेंड भी क्रैब है, इसने 2 पंजों के इस्तेमाल से निकल को पकड़ लिया। इसी तरह ये वाला भी लिगेंड एक क्रैब है जिसने 2 पंजों के इस्तेमाल से निकल को पकड़ लिया। क्रैब्स क्लॉ जैसी फॉर्मेशन हो गई। इस वजह से इस पूरे कंपाउंड को क्या 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 कहा जा रहा है बेटा? चैलेट कहा जा रहा है। चैलेट कहा जा रहा है। अब दोनों को डिफाइन कर देते हैं बेटा। आखिरी बात, पहले डिफाइन कर लेते हैं कि चैलेटिंग एजेंट्स क्या है, फिर उसके बाद चैलेट को डिफाइन कर देते हैं। तो लिखिएगा बेटा, आ बाइडेंटेट और पोलीडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट और पोलीडेंटेट लिगेंड which can make rings with transition metal। अब bidentate और polydentate ligands which can make rings, rings का क्या मतलब होता है बेटा? क्लोज स्ट्रक्चर। जब हम रिंग की बात करते हैं इसका मतलब हम क्लोज स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई पेंटागन हो सकता है, कोई हेक्सागन, कोई स्क्वायर हो सकता है, विद ट्रांजिशन मेटल। तो ऐसे चैलेटिंग एजेंट को क्या कहा जाता है? ऐसे बाइडेंटेट और पोलीडेंटेट लिगेंड्स को क्या कहा जाता है बेटा? चैलेटिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है? और उससे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनकर आता है उसको क्या कहा जाता है बेटा? चैलेट कहा जाता है। तो इसको भी डिफाइन कर देता हूं एक जुमले में, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ चैलेटिंग एजेंट is called चैलेट। नोट कर लो बेटा इसको। ये चैलेटिंग एजेंट मुकम्मल हो गया बेटा। और दूसरी टाइप मैंने क्या बताई इसकी? एमबी। तवज्जो बेटा, बस जल्दी से इसको वाइंड अप करेंगे। एमबी डेंटेट लिगेंड, एमबी डेंटेट लिगेंड, एमबी डेंटेट लिगेंड। अच्छा बेटा, आप क्या कर रहे हो यार? आप लोग किधर बैठे हो? एमबी डेंटेट। आखिरी बात बेटा इसके अंदर सुनो जरा। सबसे पहली बात तो ये याद रखो बेटा कि ये सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हुआ करेंगे बेटा।
एम्बीडेंटेट लिगेंड हमेशा कैसे होंगे बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे, ठीक है। हैविंग टू डोनर एटम्स but one donating at a time. But one donating at a time. Monodentate ligand having two donor atoms. होंगे तो दो डोनर एटम्स, होंगे तो दो डोनर एटम्स, लेकिन एक वक्त में कितने होंगे बेटा? एक वक्त में कोई एक ही डोनेशन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको कहा जाएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसकी मिसाल देख लो बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, इसकी एग्जाम्पल यहां पे लिख देता हूं बेटा, देख लो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिगेंड है बेटा, जरा देखो लिखा हुआ है SCl-1। बेटा -1 का क्या मतलब है? मोनोडेंटेट है, मतलब एक ही एटम इसके पास ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन कर सकता है। एक वक्त में एक है, अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो दो है। कलेक्टिवली देखा जाए तो दो है। वो कौन है भाई? इसमें 3 एटम्स है ना, सल्फर है, कार्बन है, और सल्फर किस ग्रुप का हिस्सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे आता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं बेटा, तो सल्फर के पास भी कितने होंगे? इसका मतलब है सल्फर एक डोनर एटम हो गया, वो चाहे एक पेयर डोनेट करे या 2 करे, डोनर एटम तो हो गया एक। और नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर मौजूद होता है बेटा। तो क्या ख्याल है, कितने डोनर एटम्स हो गए इसके अंदर? एक सल्फर हो गया, दूसरा नाइट्रोजन हो गया। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता बेटा, स्ट्रक्चर खोलकर देख भी सकते हो आप। तो एक डोनर एटम सल्फर हो गया, दूसरा डोनर एटम कौन हो गया बेटा? लेकिन एक वक्त में या तो ये सल्फर से बॉन्डिंग कर सकेगा या दूसरे वक्त में नाइट्रोजन से, तभी इसके ऊपर -1 का चार्ज लगा हुआ है बेटा। एक वक्त में एक ही डोनर एटम से काम ले सकता है, ठीक है। अगली क्लास में आपको इसका स्ट्रक्चर भी खोलकर बता दूंगा। एक कंपाउंड है, ये यहां पर सल्फर है, यहां पर नाइट्रोजन है। एक वक्त में या तो नाइट्रोजन से करेगा या फिर किससे करेगा बेटा? सल्फर से करेगा। इसलिए ये ओरिजिनली इसकी डेंसिटी क्या है बेटा? मोनोडेंटेट है, कि एक ही डोनर एटम होगा, एक वक्त में डोनेशन एक एटम से होगी पॉसिबल, लेकिन इसके पास ओवरऑल कितने डोनर एटम्स हैं बेटा? 2 हैं। एक वक्त में कोई एक होगा, इस वजह से मोनोडेंटेट है। क्योंकि ये खुसूसियत है कि 2 डोनर एटम्स होते हैं, एक वक्त में दूसरा, दूसरे वक्त में दूसरा, इस वजह से इसको एम्बीडेंटेट कहा जाता है बेटा। बात समझ आ रही है? कोई मसला? कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास।